नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान मंथन में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। विषय हमारा वर्ण विचार। वर्ण विचार कह सकते हैं हम कि अगर कोई भी परीक्षा हो तो या कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, चाहे वह यूपी टेट रहा हो, चाहे सी टेट रहा हो, किसी भी कह सकते हैं कि राज्य का टीटी परीक्षा हुई है, उसमें से 2 या 3 प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। आज इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे इनको समझने की। और फिर अगर ऐसे प्रश्न वर्ण विचार से संबंधित प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं वो गलत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ण कि वर्ण क्या होता है, वर्ण की परिभाषा क्या होती है। कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि को भी हम वर्ण कहते हैं। तो ठीक है, तो परिभाषा ये रही। इसके कई खंड नहीं किए जा सकते। आगे देखिए, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है कि जो बिना किसी और की सहायता के जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उसे हम कहते हैं स्वर। और व्यंजन कि स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उसे हम कहते हैं व्यंजन। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं स्वरों के बारे में कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, स्वर 3 प्रकार के होते हैं: हरस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हरस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हरस्वर में क्या आता है? हरस का अर्थ होता है छोटा, छोटे स्वर। छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये हैं आपके हरस्वर। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, फिर छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ। तो हम देख रहे हैं यहां पर ए और ओ, छोटा ए, छोटा ओ, ये दोनों भी आ रहे हैं दीर्घ स्वर में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना इसे कि ए और ओ किस में आएंगे? दीर्घ स्वर में आएंगे। 4 हरस्वर होते हैं, अ, ई और उ और री। ये 4 आपके हरस्वर छोटे स्वर हैं। और दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इसके बाद प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में हम कह सकते हैं कि वायु ज्यादा देर तक हम बोलते हैं, जैसे ओम, राम, ऐसे करके थोड़ा सा कह सकते हैं कि हरस्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय जब लगता है, जैसे ये अ हो गया, जल्दी से समाप्त हो गया, आ तो थोड़ा सा और समय लग रहा है। अब प्लुत स्वर में और अधिक समय लगता है, जैसे राम, ओम। तो जो दीर्घ स्वर और हरस्वर से ज्यादा समय जिन स्वरों को बोलने में लगता है उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। इसके बाद अंग और अह बचते हैं। अंग और अह को कहते हैं अयोगवा। यह प्रश्न पूछा जाता है कि अयोगवा किसे कहते हैं, तो अंग और अह को हम कहते हैं अयोगवा। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि प्लुत स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और हरस्वर क्या है। अब हम बात करें व्यंजन की कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखें कि व्यंजन के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अस्तस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। 3 प्रकार के व्यंजन: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। देखें कि क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, ध, ध, न, प, फ, भ, भ, म। ये 25 अक्षर कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। प्रश्न पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन क्या है या स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। तो ये 25 अक्षर जो हैं आपके वो कहलाएंगे स्पर्श व्यंजन। इसके साथ साथ बात आती है दूसरा व्यंजन, दूसरा जो प्रकार है इसका अंतस्थ व्यंजन का। तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। यह भी प्रश्न यूपी टेट में कई बार पूछा गया है कि दे देता है य दे दिया, त दे दिया, ट दे दिया, च दे दिया और पूछ लिया उसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो आप याद रखेंगे कि य, र, ल, व कैसे व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। श, श, स और ह, जिसको बोलने से कह सकते हैं कि गर्म हवाएं निकलती हैं या कह सकते हैं बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, हवा ज्यादा निकलती है, उसे हम कहते हैं ऊष्म। जैसे श बोलने में कह सकते हैं कि ऊष्मा या ऊर्जा निकल रही है। श, श, स, ह। तो इस तरीके से ये 4 व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। इसके बाद बात आती है संयुक्त व्यंजन की। इस संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मेल से मिलकर के बने होते हैं उसे हम कहते हैं संयुक्त। संयुक्त का अर्थ भी आपने जाना होगा
कि जोड़ होता है। तो यहां पर देखें का और श, एक चीज ध्यान से देखेंगे, यहां पर का के नीचे हलंत लगा हुआ है, आधा का है लेकिन श पूरा है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि श जो है क्षत्रिय, यह किन दो वर्णों के मेल से बना हुआ है। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे का के नीचे हलंत लगा है, तो का और श से मिलकर के श बना है। त्र के नीचे हलंत लगा हुआ है और का और र से मिलकर के त्र बना हुआ है। इसी तरीके से ज्ञा ज और या। एक और शब्द होता है श्रा, ये किससे बनता है? श और र से। तो देखेंगे पहले वाले अक्षर पे हलंत लग रहा है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। और हो सकता है कि यह प्रश्न पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन किस प्रकार से बन रहे हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब कुछ चीजें और हम बात करते हैं इसमें कि इनके उच्चार स्थान कहाँ कहाँ हैं, किस तरीके से इनको बोला जाता है, कहाँ से ये ध्वनियां निकलती हैं, या मुख के विभिन्न प्रकार के अवयव हैं उनसे ये ध्वनियां निकलती हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, इसको हम कहते हैं कावल। क्या कहते हैं? कावल। और कावल की जो ध्वनि निकलती है वो कंठ से निकलती है। जैसे हम देखें क, ख, ग, तो गले से कंठ से निकल रही है, इसीलिए कहा गया है इसे कंठ। ठीक है, इसका उच्चार स्थान कहां पे? कंठ से है। फिर च, छ, ज, झ, या। च बोल के देखें तो जीभ हमारी जो है तालू से टकरा रही है। च, छ, ज। तो देखें इसे कहते हैं तालव्य। इसका उच्चार स्थान कहां से हुआ? तालू से या तालव्य से। इसके साथ साथ त, थ, द, ध, न। अब बोलने पे त जो जीभ है दांतों से टकरा रही है, इस कारण इसे कहा जाता है दंत। इसका उच्चारण स्थान कहां से? दंत से है। इसके बाद प, फ, ब, भ, म। प बोल के देखें, प, फ, तो ओठ आपस में मिल रहे हैं, इस कारण इसे कहेंगे हम ओष्ठ। जिसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि पूछ लेगा कि च वर्ग का उच्चारण स्थान कहां पे है? च वर्ग का उच्चारण स्थान कहां पे है? तो तालव्य। आप बोलने का प्रयास करेंगे, बोल करके यदि सीखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा आपके। आगे देखें य, र, ल, व, तो दंत और ओष्ठ। य, र, ल, व, दंत और ओष्ठ से इसका उच्चारण स्थान है। तो इस तरीके से कह सकते हैं इनके उच्चारण स्थान है। और ये तीन स कभी कभी इनका पूछ लिया जाता है कि बड़ा वाला श, षटकोण वाला स और छोटा सा, इसका उच्चारण स्थान कहां है? तो देखें कंठ से ह भी निकलेगा ह, तो ह का उच्चारण स्थान कंठ है। श का तालव्य है, षटकोण वाला श का मूर्धन्य है, स का दंत है। एक एक बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको सही तरीके से इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो कावल का उच्चारण स्थान कंठ, च का तालव्य, ट का मूर्धन्य, त का दंत, प का ओष्ठ। इतनी चीजें क्लियर होने के बाद हम बात करते हैं घोष अघोष ध्वनियों के बारे में, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। तो देखें अल्प प्राण कह सकते हैं कि जिन वर्णों को बोलने में कम हवा निकलती है हमारे मुख से, उसे हम कहते हैं अल्प प्राण, और जिनको बोलने में ज्यादा हवा निकलती है उसे हम कहते हैं महाप्राण। तो आए देखें वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर, इसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण। क्या कहेंगे? अल्प प्राण। बोल के देखें क, ख। अब ख बोलने में हवा ज्यादा निकल रही है, लेकिन क बोलने में बहुत सीमित मात्रा में हवा निकल रही है, इसीलिए इसे हम कहेंगे अल्प प्राण, जिसमें प्राण वायु, जो वायु होती है, हवा होती है, वो क्या होती है? कम मात्रा में निकल रही है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, इसे हम क्या कह सकते हैं? 135। क्या लिख सकते हैं? 135। 1, 3, 5 को हम कह सकते हैं 135। तो देखें अल्प प्राण में छोटी सी ट्रिक है कि जिसमें 135 या पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होता है वह क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। और य, र, ल, व, ये चार शब्द अल्प प्राण कहलाते हैं। इसके बाद महाप्राण। महाप्राण में देखें दूसरा और चौथा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या होगा? अब इसमें बच भी क्या रहा है? दूसरा और चौथा ही बच रहा है, ये महाप्राण है। या हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई एक उदाहरण ले लें कि चक्र में 24 तीलियां होती हैं और इसके लिए हमारे लिए गौरव का विषय है, बहुत महान गौरव है इसका। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि 24 तीलियां होती हैं, तो 2 और 4 जो होता है ये महान की बात कर रहे हैं तो महाप्राण हो गया। ठीक है, बाकी 1, 3, 5 अल्प की बात करें तो अल्प प्राण हो गया।
इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं कि अल्पप्राण क्या है कि पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा, जबकि महाप्राण में दूसरा और चौथा। ठीक है, आगे देखिए एक और बात, अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है। जिनको बोलने में तंत्रियां जो हमारी हैं, जिन पर दबाव पड़ता है, उसे हम कहते हैं सघोष। जिन पे दबाव नहीं पड़ता उसे हम कहते हैं अघोष। तो देखिए इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग, पहला और दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, ये जो है पहले और दूसरे वर्ग कहलाते हैं हमारे अघोष। क्या कहलाएंगे? अघोष। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? अघोष, पहले और दूसरे वर्ग को। और सघोष कि बाकी जो बचे हुए तीसरे, चौथे, पांचवें जो अक्षर हैं उसे हम कहते हैं सघोष। ठीक है, या घोष के साथ इनका उच्चारण किया जा रहा है बस। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है आपके अघोष और सघोष। अल्पप्राण और महाप्राण समझने के लिए 24 संख्या याद कर लें, महाप्राण हो जाएगा 135 याद कर लें तो क्या हो जाएगा आपका ये अल्पप्राण हो जाएगा। 12 याद कर लें, 12 याद कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका अघोष। और फिर 3, 4, 5, 345 क्या हो जाएगा? घोष। या कह सकते हैं कि 345 रुपए का घोष दिया, तो 345 क्या है? घोष है। तो इस तरीके से कुछ आप बना सकते हैं अपने तरीके से टिक, ताकि याद रहे। ठीक है, चक्र वाला हमेशा, अब महान बात हो रही है, महाप्राण 24 तिथियां होती है, 24 जो 2 और 4 और होता है। घूस की बात कर लें तो 345 रुपए किसी को घूस दिया गया या घूस लिया तो घोष हो गया। तो घोष शब्द 3, 4, 5 होते हैं। अच्छा, यहां पर जो यूपी कैट में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। कि देखें, जो च वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो देखें, च बोल के देखें, च तालु, तालु से टकराएंगे जी तो तालक भी हो गया। ठीक है, या हम कहें छ का, छ किन किन व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है? तो किससे मिलकर बना हुआ है? क और श। क्या ये सही है? सही है क्या? गलत है बिल्कुल, क्योंकि आधा का रहता है, पूरा श रहेगा, तो ये हो जाएगा श। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, र, ल, व। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे, अच्छी तरीके से चीजें तभी समझ में आएंगी। तो आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो यहीं पर वीडियो को विराम देते हैं। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।